Hello guys, welcome back to Lawful Notes. So our today's topic is डिफेंस फॉर न्यूसेंस। तो हमने न्यूसेंस की डेफिनेशन, न्यूसेंस के एलिमेंट्स, न्यूसेंस के टाइप्स वो सब कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस न्यूसेंस के लिए। देखो न्यूसेंस का मीन्स क्या होता है, ऐसा कोई भी एक्ट या कंडीशन जिससे कि दूसरे पर्सन को हार्म या इनकन्वीनियंस पहुंचती है। तो जो पर्सन ये इनकन्वीनियंस या डिस्कम्फर्ट पहुंचा रहा है दूसरे पर्सन को, उस पर्सन को बोलेंगे कि इसने न्यूसेंस कमिट किया है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ डिफेंसेस डिफेंडेंट के पास भी है जिससे कि वो लेकर अपनी लायबिलिटी से छुटकारा पा सकता है। अगर डिफेंडेंट को अपनी लायबिलिटी को अवॉइड करना है, जिम्मेदारी से बचना है, तो कुछ डिफेंसेस हैं जिससे कि वो यूज़ कर अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे केस कर दिया, सूट फाइल कर दिया, तो डिफेंडेंट के पास कुछ डिफेंस है। ठीक है, तो वही डिफेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन। If the nuisance has been ongoing for a certain period, commonly 20 years, the defendant may acquire a legal right to continue the activity known as easement by prescription. देखो, अगर डिफेंडेंट 20 साल से ज़्यादा किसी एक्टिविटी को करते आ रहा है तो वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, लीगल बन जाती है, लीगलाइज हो जाती है वो एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिफेंडेंट कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि न्यूसेंस है और वो पिछले 20 साल से करता आ रहा है और बाद में जो प्लेंटिफ है वो 20 साल के बाद उसके ऊपर केस कर रहा है, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस ले सकता है। वो तो बोलेगा कि मैं ये चीज़ 20 साल से करता आ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए जो 20 ईयर्स का पीरियड है वो कब से काउंट होगा, व्हेन प्लेंटिफ कम्स टू नो अबाउट दैट। जब प्लेंटिफ को पता चलेगा कि ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उस दिन से वो 20 ईयर्स काउंट होंगे। ये याद रखना, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। देखो, इफ़ इट इज़ यूजेज एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स, अगर डिफेंडेंट बिना इंटरप्शन के 20 साल तक उसको एज अ राइट यूज़ कर रहा है तो वो प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस ले सकता है। केस लॉ देखते हैं, स्टर्जेस वर्सेस ब्रिजमैन। Defendants were operating certain heavy machine for more than 20 years in their place. Plaintiff, who was a medical practitioner, constructed a consulting room adjacent to the defendant's house. In the present case, the court doesn't allow the defendant to claim easement right, as the period of 20 years can be counted from the day plaintiff constructed such room. तो इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट जो है वो अपने घर में हैवी मशीन ऑपरेट करता था 20 साल से ज़्यादा। हुआ क्या, प्लेंटिफ जो था वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था, डॉक्टर था, उसको अपना क्लिनिक जो है कंसल्ट करवाना था। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, जो कि डॉक्टर था, उसने कंसल्टिंग रूम कंस्ट्रक्ट करवाया डिफेंडेंट के हाउस के जस्ट पास में। तो इन द प्रेजेंट केस कोर्ट डजंट अलाउ डिफेंडेंट टू क्लेम। अब जो है उसको डिस्कम्फर्ट होने लगा प्लेंटिफ को, तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे क्या कर दिया, केस कर दिया कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। डिफेंडेंट ने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस यूज़ किया, बोला कि मैं ये चीज़ 20 ईयर्स से करता आ रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ में क्या एक और चीज़ है कि जो प्लेंटिफ है उसको कब पता चला, उसको तब पता चला जब उसने अपना कंसल्टिंग रूम कंस्ट्रक्ट करवाया डिफेंडेंट के घर के जस्ट पास में, तब उसको डिस्कम्फर्ट हुआ। उस दिन ही कम्स टू नो अबाउट दैट न्यूसेंस। ठीक है, उस दिन से 20 ईयर्स काउंट होंगे। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसने 20 ईयर्स के विदिन क्या किया है, केस फाइल किया है डिफेंडेंट पे, तो यहाँ पे जो है डिफेंडेंट लायबल हुआ। ठीक है, यहाँ पे डिफेंडेंट को इस प्रिस्क्रिप्शन डिफेंस का डिफेंस नहीं मिला। ठीक है, दूसरा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये यू कट है। ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इफ द डिफेंडेंट्स कंडक्ट इज ऑथोराइज्ड बाय लेजिस्लेशन इट मे नॉट बी कंसिडर्ड अ न्यूसेंस। देखो, डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा अगर कि स्टैट्यूट ने, अगर कि लॉ ने डिफेंडेंट को कोई एक्ट करने का पावर दिया है और डिफेंडेंट है वो वही एक्ट कर रहा है जो उसको करने को बोला गया है, तो उस केस में आप डिफेंडेंट पे जब केस करोगे तो डिफेंडेंट जो है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का क्या लेगा, डिफेंस लेगा वो, क्योंकि उसको लेजिस्लेशन ने वो चीज़ कंडक्ट करने को ऑथोराइज किया है, यानी कि पावर दी है। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सर्टन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ माइट बी परमिटेड बाय एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है, आपको काफ़ी शोर आता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उनको वो चीज़ करने के लिए किसने परमिशन दी है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस ने। दूसरा एग्जाम्पल,
जब ट्रेन गुजरती है रेलवे लाइन से, उसके आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत शोर आता है, आपको भी ध्यान है। लेकिन अगर आप उस चीज़ के लिए उनके ऊपर केस करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमको ये चीज़ करने के लिए, फिर कुछ रेलवे वर्क भी देख लो, अगर रेलवे वर्क हो रहा है जैसे कि बहुत शोर आ रहा है, तो वो इंसान बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे कि हमको ये चीज़ करने के लिए ऑथोराइज़ किया है किसने, लेजिस्लेशन ने, हमको पावर दी है उन्होंने। वो बोलेंगे हमको रेलवे डिपार्टमेंट ने ये चीज़ करने के लिए ऑथोराइज़ किया है, ठीक है। तो वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस लेंगे। थर्ड है कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ मीन्स, कंसेंट मीन्स स्वीकृति। प्लेंटिफ की स्वीकृति के साथ न्यूसेंस हुआ है, तब उस केस में जो है डिफेंडेंट बोलेगा कि जो मैंने ये न्यूसेंस क्रिएट किया है, मैंने जो न्यूसेंस किया है वो प्लेंटिफ की मर्जी से हुआ है, ठीक है। इफ द प्लेंटिफ कंसेंटेड टू द एक्टिविटी कॉजिंग द न्यूसेंस दिस में सर्व एज अ डिफेंस, ठीक है। अगर डिफेंडेंट को ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें प्लेंटिफ ने स्वीकृति दी है वो चीज़ करने के लिए, तब जो है डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। केस है हमारा किडल वर्सेस सिटी बिजनेस प्रॉपर्टीज। द प्लेंटिफ वाज अ टेनेंट इन द डिफेंडेंट्स हाउस वेयर ही वाज ऑक्यूपाइंग द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस। जो प्लेंटिफ है वो हमारा टेनेंट था, किराएदार था डिफेंडेंट के घर में, और वो सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहता था डिफेंडेंट के घर में, ठीक है। द गटर ऑफ लैंडलॉर्ड्स हाउस वाज ब्लॉक्ड इवन एट द टाइम व्हेन प्लेंटिफ वाज टेकिंग द हाउस ऑन रेंट। लैंडलॉर्ड के घर का जो गटर था वो ब्लॉक था, और उस टाइम पे ये प्लेंटिफ को भी पता था जब वो उस घर को रेंट पे ले रहा था, उस टाइम पे उसको भी इस चीज़ की नॉलेज थी। दस डिफेंडेंट वाज allowed to claim this defense when the damage was caused to plaintiff stock as he considered for such। और फिर बाद में प्लेंटिफ के स्टॉक को नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, और जब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस किया तो डिफेंडेंट ने कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ का डिफेंस यूज़ किया और बोला कि ये सब चीज़ें जो हो रही है इनके साथ वो इनके कंसेंट से ही हुई है। फोर्थ है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मीन्स ऐसा एक्ट जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, which is beyond the control of human powers, ठीक है। डिफेंडेंट्स कैन क्लेम अ डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड एज दोज आर बियॉन्ड ह्यूमन पावर्स एंड आर कॉज्ड बाय सुपीरियर नेचुरल फोर्स। एक्ट ऑफ गॉड मीन्स जैसे कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, जैसे कि रेन हो गई, हैवी रेन, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, ये सब एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें ह्यूमन कंट्रोल नहीं है। जो इनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। केस है यहाँ पे निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इसमें क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था उसने एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट किया होता है, और उस आर्टिफिशियल लेक में जो पानी होता है वो माउंटेन से लेता है, ठीक है। वो पानी जो है वो माउंटेन से लेता है और आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करता है। एक दिन सडनली क्या होता है कि हैवी रेन हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो लेक होता है वो बस्ट हो जाता है, और जो सारा पानी है वो जाकर जो हमारा प्लेंटिफ है उसके घर में नुकसान कर देता है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो केस फाइल करता है अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस यूज़ करता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, हैवी रेन दूसरे दिन होने वाली थी, इसकी खबर मुझे नहीं थी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए मैं इसमें कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकता। ओके, नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी न्यूसेंस। अगर न्यूसेंस हुआ है, अगर डिफेंडेंट ने न्यूसेंस किया है और साथ में प्लेंटिफ भी हिस्सेदार था, प्लेंटिफ ने यानी कि प्लेंटिफ ने और डिफेंडेंट ने दोनों ने ही न्यूसेंस किया है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो डिफेंडेंट है वो अपनी लायबिलिटी से छुटकारा पा सकता है या फिर उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। इफ द प्लेंटिफ हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द न्यूसेंस दिस कैन रिड्यूस और एलिमिनेट द डिफेंडेंट्स लायबिलिटी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफेंसेस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेमेडीज पढ़ेंगे न्यूसेंस की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।